आप जब काम कर रहे होते हो तो आपने एक देखा है कि आपके पास सीक्वेंस जो है वो काफी लंबा मिलता है, मींस इफ इट्स 1 आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स, लेकिन आपका उसके ऊपर जो एडिटिंग का काम हुआ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मे बी फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड का है या 30 मिनट का है, या आपका सर वो 1 घंटे का काम है एडिटिंग का, जितना भी आपने टाइमलाइन के ऊपर किया है। बाकी के जो 2 घंटे या 1 घंटा आपके टाइमलाइन के ऊपर पड़ा है या 20 मिनट आपके टाइमलाइन के ऊपर पड़े हैं, आपको वो नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट। अगर आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रेंडर आउट करते हो तो ये क्या करता है कि ये शुरू से लेके पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सीक्वेंस के, नॉट योर एडिटिंग वर्क, आपके क्लिप्स के नहीं, आपके सीक्वेंस के आखिरी फ्रेम तक सारा का सारा रेंडर आउट कर देता है। अब अगर आपका टीवी प्रोग्राम या फिल्म जो है वो 25 मिनट की है, 30 मिनट की है, और 30 मिनट के बाद वो 1 घंटा की वीडियो आपकी बनेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको काली स्क्रीन नजर आ रही होगी। नाउ यू डोंट वांट टू डू दैट, तो उसके लिए हमारे पास टाइमलाइन के ऊपर वर्क एरिया बार होती है। वर्क एरिया बार वो बार होती है जिससे आप चाहते हो कि आपने सिर्फ यहां से लेकर यहां तक रेंडर करना है फ्रेम्स को, और इससे ज्यादा और कम नहीं करना। अमूमन हम ये तब करते हैं अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोर्शन किसी को दिखाना है, नॉट द इंटायर वीडियो। अब एक इंटायर वीडियो आपकी 30 मिनट की है और उसके ऊपर आपने स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा लगाए हैं, तो आप उसको रेंडर करने में कभी कभार दिन और कभी घंटे और कभी कभार दिन भी लग जाते हैं। नाउ अ नॉर्मल एडिटिंग वर्क रिक्वायर्स आवर्स समटाइम्स, अगर उसके ऊपर हल्के फुल्के स्पेशल इफेक्ट्स लगे, बट अ रियली गुड वन लाइक 1 घंटे की या 1.5 घंटे की अगर आप फिल्म बनाओ और उसके अंदर आपने स्पेशल इफेक्ट्स काफी ज्यादा लगाए, तो इट कैन सम टाइम टेक डेज डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर यू आर यूजिंग। लेट्स कम बैक टू दैट। वर्क एरिया बार आपकी टाइमलाइन के ऊपर यहां पर ये आपके पास होती है। नाउ दिस इज द हैंडल्स, जिसे आप चाहते हो कि दिस इज द एंडिंग ऑफ माय रेंडरिंग एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माय रेंडरिंग। सो इन दिस केस मैं सिर्फ और सिर्फ इस फ्रेम से लेके फ्रॉम दिस फ्रेम आई एम रेंडरिंग टू this frame. So I go to File, Export, Movie, and here I tell the name of the movie, maybe Final Output QuickTime. For example, I will give it a name, and I go to the Settings button rather than going to the Save. और सेटिंग्स के अंदर असल में आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द जर्नल पार्ट। जर्नल के अंदर आप बताते हो कि आपने फाइल की टाइप क्या बनानी है, वेदर यू वांट Microsoft DVAVI, whether you want a QuickTime or you want an uncompressed Microsoft AVI. So हम क्या करेंगे कि we will go to file type and we will drag down and we will make a QuickTime out of it. The important thing after making a QuickTime is कि आप बताते हो कि आपने कितने हिस्से को रेंडर करना है। क्या आप पूरे के पूरे सीक्वेंस को रेंडर करना चाहते हो या आप सिर्फ और सिर्फ उस वर्क एरिया बार को रेंडर करना चाहते हो जो आपने शुरू में और एंड पे लगाया अपने डिजायर्ड फ्रेम के ऊपर। सो रेंज, वर्क एरिया बार। अब जब आपका ये जो काम रेंडर होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रेंडरिंग होगी वो सिर्फ वर्क एरिया बार जिस हिस्से के ऊपर है उसके ऊपर होगी। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट जस्ट द ऑडियो फ्रॉम दैट वर्क एरिया बार, तो आप यहां से एक्सपोर्ट वीडियो को अनचेक कर देंगे and you can simply just export the audio. But what you have to do in our case, we have to export the video and the audio, both of them, so we will on this. Now the important part is this. आप लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक वीडियो का ऑप्शन होती है। नाउ दिस वीडियो इज एक्चुअली वेयर द होल मैजिक इज हैपनिंग। क्विक टाइम तो बन रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बन रहा है, कौन से कोडेक्स यूज हो रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं पीछे जो असल में .mov आपको बना के दे रही हैं। सो दिस इज वेयर यू एक्चुअली मेक इट हैपन। यहां पे आपके पास कंप्रेसर है। नाउ कंप्रेसर इज कोडेक which compresses your project into an MOV. Now, there are different types of compressors. Some of them requires less file size. Some of them makes a less file size for you. That means the quality of the file will not be that good. Some of them, they totally emphasizes on the video type, वीडियो की क्वालिटी के ऊपर। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है और उसमें फाइल का साइज आपका इंक्रीज भी हो रहा है, सो दीज कोडेक्स डोंट केयर। नाउ द वन विच वी यूज्ड मोस्टली, अगर आपके पास फाइल के साइज का इशू नहीं है, इट कैन बी हाउ बिग इट इज बट द क्वालिटी हैज टू बी परफेक्ट, देन इसमें से आप जो एनिमेशन की ऑप्शन है यू कैन यूज दैट इज यूज्ड वाइडली और इट्स स्टैंडर्ड, और आपको जो अमूमन जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगा। अनदर फॉर्मेट इज H.261. इट्स एन HD फॉर्मेट। अगर आपने अपना काम जो है वो HD फॉर्मेट के अंदर
रेंडर आउट करना है, देन यू कैन यूज दिस format H.261. Of course, the quality of your video will be very good, but the file size will be extremely big. ठीक है, so आप इनमें से यूज कर सकते हैं. Then you have H.263 and then H.264. They all of them are the same purposes depending on के आपने कौन सा कोडेक इसके अंदर यूज करना है. Another one is PNG, Targa, TIFF. इसमें भी आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो हर एक फ्रेम बनेगा उसकी कंप्रेशन की टेक्निक बता रहा है. मतलब आपने अगर एमओवी बनाना है तो उसके अंदर हर एक जो फ्रेम बनेगा, अगर आप पीएनजी यहां से सिलेक्ट करते हो तो वो पीएनजी बनेगा या वो टारगा कंप्रेस होगा, टारगा के शेप में कंप्रेस होगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द नन. अगर आपने इसके अंदर कोई भी कंप्रेसर यूज नहीं करना किसी भी तरह से, मतलब जैसा वीडियो है एग्जैक्ट उसी फाइल के क्वालिटी के ऊपर और उसी फाइल के साइज के ऊपर मुझे एक एमओवी बना दो, देन यू चूज नन फ्रॉम हियर. यू ऑल्सो हैव पाल एंड NTSC फॉर्मेट्स. अगर आपने टीवी के लिए अपना काम रेंडर आउट करना है, यू कैन सिंपली सिलेक्ट पाल पाकिस्तान के अंदर. अगर आपने नॉर्थ अमेरिका में, जापान में करना है, देन यू कैन यूज NTSC ऑफ कोर्स. बट आई थिंक दैट यू शुड यूज एनिमेशन. एनिमेशन इज यूज वाइडली और इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिजल्ट भी इसके अंदर एनिमेशन के अंदर अच्छा मिलेगा. सो आई चूज एनिमेशन फ्रॉम हियर एंड देन यू हैव कलर डेप्थ. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. द मोर द कलर्स आर, the more sharper your frame will be. So I will on millions plus of colors. Then you have the frame size. Now this is important to understand that this does not change the frame size of your Premiere project. ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम साइज उसका होता है कि जब कोई आपकी फाइल डबल क्लिक करके खुलेगा तो उसके सामने जो फ्रेम बना हुआ आएगा वो कितना बड़ा होना चाहिए. So you can change this, of course. आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो. रीजन इसकी क्या है चेंज करने की? रीजन इसकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव एडिटेड सम वर्क और आपने वो काम एडिट करने के बाद उसको क्विक टाइम फॉर्मेट में विद द एनिमेशन कोडेक एक्सपोर्ट करवाना है, लेकिन आपने जब उसको दिखाना है तो वो में भी आपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में दिखाना है उसको. नाउ होता ये है कि अगर आप कोई बड़ी वीडियो मोबाइल फोन के अंदर खोलते हैं या अपने आईपैड के अंदर खोलते हैं या अपने किसी भी ऐसी डिवाइस के अंदर जिसका साइज छोटा है फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेम साइज, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो पिक्सेलेट होना शुरू कर देती है. सो हम क्या करते हैं कि यहां पर उसका फ्रेम का साइज कम कर देते हैं. मतलब इफ आई विल पुट है मे बी 420 बाय 350 फॉर एग्जाम्पल, so I am actually making a frame or a video which is of the size of my mobile phone maybe. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर जब मैं वीडियो ट्रांसफर करूंगा तो वो HD फॉर्मेट, क्विक टाइम फॉर्मेट में होगी और वो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रही होगी. लेकिन अच्छी बात ये होगी कि उसमें पिक्सेल्स जो हैं वो पिक्सेलेट नहीं होंगे क्योंकि उसका साइज वीडियो का ही उतना होगा जितना मेरा मोबाइल का या मेरे PSP का या मेरे आईपैड का फॉर एग्जांपल जो साइज है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव द फ्रेम रेट. नाउ फ्रेम रेट इज द फ्रेम रेट ऑफ योर वीडियो यू आर मेकिंग. MOV जो आप बना रहे हैं उसका फ्रेम रेट है. इट डज नॉट चेंज द फ्रेम रेट ऑफ योर एडोब प्रीमियर फाइल प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो. ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपने पाल के अंदर रह के काम किया है और आपने अपना काम फॉर एग्जांपल किसी ऐसे मुल्क में भेजना है जहां पे NTSC चलता है, तो यू कैन चेंज द फ्रेम रेट फ्रॉम हियर. और जैसे आप इसको भेजेंगे फाइल को और NTSC के ऊपर चलेगा तो वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी वहां पे. सो दिस फ्रेम रेट इज एक्चुअली द फ्रेम रेट ऑफ योर वीडियो जो आप बनाई जा रहे हैं, MOV जो आप बना रहे हैं. द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो. हमने पहले भी डिस्कस किया था जो फ्रेम होता है और उसमें जो आपकी वीडियो का जो फ्रेम बन रहा होता है उसमें हर एक पिक्सल की अपनी एक रेशियो होती है. दैट्स मीन हाउ लॉन्ग इट इज एंड हाउ टॉल इट इज. सो उस रेशियो को हम पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं. अगर कभी आप फॉर एग्जांपल कोई 16:9 मतलब वाइड स्क्रीन की कोई वीडियो आप लें और इसको आप 4:3 पे करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो अंदर जो वीडियो आपकी बन रही है वो फिर भी ऐसे चिपटी हुई है, दैट्स मीन वाइड स्क्रीन पे है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही और आप सिर्फ फ्रेम को छोटा बड़ा कर रहे हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना जो काम है वो किस जगह पर चलाना है. अपनी जो वीडियो है आपने वो किस चीज के ऊपर चलानी है. वेदर यू वांट इट टू बी 16:9 दैट्स मीन वाइड स्क्रीन आप यूज करना चाह रहे हो, या आपने इसको नॉर्मल टीवी के ऊपर चलाना है विद द कंप्लीट फ्रेम साइज दैट्स 4:3. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू और यहां से आप उसको चूज कर सकते हो. दैट्स मीन पाल के अंदर जाकर इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स आई विल चूज
This one, D1/DV-PAL, this is the pixel aspect ratio of 4:3 का जो आपकी वीडियो बनती है. And D1/DV-PAL widescreen 16:9 is the pixel aspect ratio of your 16:9 video. There is also a square pixel. Square pixel आपका वो pixel होता है जिसकी length और उसकी height 1 होती है या 2 होती है. मोस्ट प्रोबेबली जो आपको जो फ्रेम बनेगा आपका वीडियो का वो एक स्क्वायर की शक्ल में बनेगा. ठीक है. इट वोंट बी वाइड, इट वोंट बी रेक्टेंगल, इट वोंट बी एनी अदर शेप, इट विल बी वन सिंपल स्क्वायर. ठीक है. सो आप चूज कर सकते हो यहां से. सो इन दिस केस आई विल गो टू D1 DV-PAL 1.067 एंड आफ्टर आई डन जस्ट प्रेस ओके एंड save, and it will make me a MOV by remembering the work area bar. Work area bar दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये वो बार है जिसमें आप बताते हो कि इस फ्रेम से लेके इस फ्रेम तक रेंडर करना है, बाकी किसी चीज को रेंडर नहीं करना. दैट्स इट. ठीक है. जैसे ही रेंडर हो जाएगा यू कैन गो टू दैट प्लेस और आप अपने जो वीडियो जो आपने बनाई है MOV इन माई केस उसको आप देख सकते हो. See this one. If I go to right click properties and I have this MOV file, that means I can play this on a VLC or I can play this on a QuickTime with all the effects and transitions I have applied.